Hello first year students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start the revision of psychology. Okay, so first we will know psychology. What is psychology? So psychology is the scientific study of behavior and its mental processes. Okay, psychology क्या है? ये एक scientific study है जिससे कि हम लोग कोई person का behavior और उनका mental processes को study कर पाए. Okay, then clinical psychology. Clinical psychology क्या होता है? It is the scientific study, diagnosis and treatment of people who have psychological problems. Okay, तो clinical psychology क्या है? ये भी एक scientific study है और ये किन से डील करते हैं? किसी का भी अगर मान लो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोस करना एंड वो इंडिविजुअल पर्सन को ट्रीटमेंट करना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम रहता है. ओके वैसे देखा जाए तो बहुत तरह का साइकोलॉजी रहता है ना, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, बहुत तरह का साइकोलॉजी, बहुत टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी रहता है. बट हेयर क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. जिनको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उनको डायग्नोस करना एंड उनको ट्रीटमेंट करना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वर्क रहता है. ओके देन क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विथ एबनॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर. फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी किन से डील करता है? नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर से भी डील करते हैं. मीन्स वो स्टडी करते हैं नॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर. ओके दे वर्क इन क्लिनिकल एरियाज. क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ओबियसली क्लिनिकल साइकोलॉजी मीन्स दे विल वर्क इन क्लिनिकल एरियाज. तो कौन कौन सा क्लिनिकल एरियाज में क्लिनिकल साइकोलॉजी वर्क करता है? मेंटल हेल्थ, child guidance, learning disability and rehabilitation. So these all are the areas. I repeat again: mental health, child guidance, learning disability and rehabilitation. These all are the areas where clinical psychology work. Okay, they work with special groups like the abused, the sexually deviant and drug addicts. क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो स्पेशल ग्रुप्स के साथ भी डील करते हैं, जैसे कि एब्यूज्ड, सेक्सुअली डेविएंट एंड ड्रग एडिक्ट्स. उन लोगों के साथ भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसा कौन सा साइकोलॉजी है जो क्वेश्चन में कम, ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ क्वेश्चन में कम, दैट ऐसा कौन सा साइकोलॉजी विथ साइकोलॉजी वर्क्स विथ स्पेशल ग्रुप्स लाइक एब्यूज्ड और सेक्सुअली डिविएंट और ड्रग एडिक्ट. ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रग्स एडिक्ट्स के साथ कौन सा साइकोलॉजी वर्क कर सकता है या डील कर सकता है. ओके कौन सा साइकोलॉजी डील कर सकता है? क्लिनिकल साइकोलॉजी. ओके as you know that there are many psychology: clinical psychology, health psychology, neuropsychology, community psychology, educational psychology, many types of psychology are there. But here clinical psychology will works with special groups like abused and sexually deviant and drug addicts. Okay, then psychologist John Watson is known for his seminal research on behaviorism. Student, this point is also very important. This point is also very important. Question may come: which psychologist gave the theory of behaviorism? behaviorism का theory कौन दिया था, research कौन किया था? Psychologist John Watson. Okay, so note it down that psychologist John Watson gave the theory of behaviorism. Okay, then observational method. The observational method is also known as the method of objective observation. तो observational method का दूसरा नाम क्या है? Method of objective observation. Okay, here the behavior of an individual is observed by somebody other than the person itself. ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो है दूसरों का बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं. तो हम लोग को अगर किसी का बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना होगा तो जानना होगा किसी का बिहेवियर को, उनका मेंटल प्रोसेस को, तो हम लोग को उनको ऑब्ज़र्व करना होगा. तो ये कौन करेगा? अपना बिहेवियर, अपना मेंटल प्रोसेस अपने आप तो कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता है ना, तो कोई और ऑब्ज़र्व करेगा. ओके जो पर्सन का ऑब्ज़र्व करना है वो पर्सन अपना बिहेवियर, अपना मेंटल प्रोसेस खुद ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता है, कोई दूसरा ऑब्ज़र्व करेगा. ओके तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है दैट हेयर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ऑब्जर्व बाय समबडी अदर दैन द पर्सन इटसेल्फ. तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कोई और ऑब्ज़र्व करेगा
अदर देन द पर्सन इटसेल्फ, वो पर्सन अपने आप का बिहेवियर, अपने आप का मेंटल प्रोसेस वो खुद ऑब्जर्व नहीं कर सकता. ओके, देन यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल मैथड, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. ऑब्जर्वेशनल मैथड अप्लाई करके हम लोग बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन भी हम लोग मीन्स चिल्ड्रन का बिहेवियर भी हम लोग पता कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. चिल्ड्रन का बिहेवियर हम लोग क्यों ऑब्ज़र्व करेंगे, ताकि हम लोग को ये, अगर हम लोग चिल्ड्रन का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू एज. ओके, अ नर्स कैन यूज़ इट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अर पेशेंट. नर्स लोग भी ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ करती है हॉस्पिटल में, जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, बीपी आर इंपॉर्टेंट टू नो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ डिजीज़. हम लोग ये सब ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं, तो हम लोग जो चेक करते हैं टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, ये जो हम लोग चेक करते हैं वो भी ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंडर में आता है. ओके स्टूडेंट्स, देन डिसएडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशनल मेथड. व्हेन ऑब्जर्विंग एन इंडिविजुअल वी शुड सी दैट द इंडिविजुअल कंसर्न डज नॉट बिकम अवेयर ऑफ इट. तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, जब हम लोग किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, किसी का मेंटल प्रोसेस या किसी का बिहेवियर को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ना, तो जिनका हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उनको पता लगना नहीं चाहिए कि हम लोग उनका मेंटल प्रोसेस या उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, क्यों पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनको अगर पता चल रहा है कि कोई उनका मेंटल प्रोसेस या उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अलर्ट रह जाएगा. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद द ऑब्जर्वेशनल मैथड इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर हम लोग को किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है तो हम लोग को दूर से ऑब्जर्व करना होगा, ताकि उनको पता ना चले कि हम लोग किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं. अगर उनको पता चल जा रहा है कि हम लोग किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, हम लोग के सामने कोई भी आता है बात करने के लिए, तो हम लोग कितना नॉर्मली बिहेव करते हैं, कितना पोलाइटली बिहेव करते हैं कि नहीं किसी का प्रेजेंस में. वैसे ही तो इसका मेन एक डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. ओके, सो नोट इट डाउन एंड क्वेश्चन में कम दैट द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद द ऑब्जर्वेशनल मेथड. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ऑब्जर्वेशनल मेथड का, कि द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करते हैं उनको ऑब्जर्वर कहते हैं. ओके, ऑब्जर्वर अगर प्रेजेंट रहा तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड उतना सक्सेसफुल नहीं होगा. तो इट इज़ बेटर टू stay away when you are observing someone. Okay, then important points to be noted. A psychologist who wants to collect data on parenting practices in a community can use interview method. Okay, कोई भी साइकोलॉजिस्ट अगर कुछ डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं पेरेंट्स रिलेटेड इन अ कम्युनिटी सेटिंग, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इंटरव्यू मेथड. Student, it is one of the most important point. Okay, तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट को अगर डाटा कलेक्ट करना होगा पेरेंटल प्रैक्टिसेस के लिए कम्युनिटी में, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इंटरव्यू मेथड. ओके, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हाउ चिल्ड्रन इन नर्सरी स्कूल प्ले, इट इज़ बेस्ट दैट वी यूज़ ऑब्जर्वेशन मेथड. एज आई रिपीट अर्लियर दैट हम लोग अगर कोई चिल्ड्रन को उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कौन सा मेथड में आएगा, ऑब्जर्वेशन मेथड में आएगा. तो कोई भी चिल्ड्रन का, नर्सरी चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना हो, जानना हो उनके बारे में, तो बेस्ट कौन सा रहेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके, then a psychologist wants to collect data about a child who is hyperactive, then the observational method is best to use. अगर कोई साइकोलॉजिस्ट एक चिल्ड्रन का डाटा कलेक्ट करना चाहता है और वो चिल्ड्रन बहुत हाइपर एक्टिव है, तो कौन सा मेथड यूज़ होगा, अगेन ऑब्जर्वेशनल मेथड. ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन मेंटल फंक्शन. सो हेयर बॉडी माइंड रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन मेंटल फंक्शन. हम लोग का मेंटल फंक्शन के वजह से हम लोग का बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है. ओके, सो लेट्स सी. इट इज़ ऑब्जर्व दैट एन इंक्रीज्ड बीपी लीड्स टू मेंटल ओवर एक्टिव. अगर हम लोग का बीपी इंक्रीज्ड होता है तो मेंटल ओवर एक्टिव हो जाता है. ओके,
फैटिक ऑफ द बॉडी मेक्स कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट। अगर हम लोग का बॉडी में फैटिकनेस रहा, मीन्स यू कैन से टायर्डनेस, अगर हम लोग टायर्ड रहेंगे तो हम लोग का कंसंट्रेट, कोई भी काम में कंसंट्रेट करना डिफ़िकल्ट होगा। सो फैटिक्स ऑफ द बॉडी मेक्स कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट। देन कंस्टिपेशन कैन कॉज इरिटेबिलिटी। कंस्टिपेशन से क्या होता है? इरिटेबिलिटी होता है। ओके। देन लैक ऑफ स्लीप कैन डिस्टर्ब आवर कॉग्निटिव फंक्शन। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम लोग का ठीक से नींद नहीं होगा तो हम लोग का कॉग्निटिव ठीक से वर्क नहीं करेगा, कॉग्निटिव ठीक से फंक्शनिंग नहीं करेगा। ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन आ सकता है, ये चारों पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम लोग का बीपी इंक्रीज़ होता है तो क्या इफेक्ट होता है? मेंटल ओवर एक्टिव होता है। अगर फैटिक रहा तो क्या इफेक्ट होगा? कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टी होगा। कंस्टिपेशन अगर होगा तो क्या हो सकता है? कंस्टिपेशन से इरिटेबिलिटी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर लैक ऑफ स्लीप, ठीक से नींद नहीं होगा तो क्या हो सकता है? कॉग्निटिव ठीक से फंक्शनिंग नहीं करेगा, कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब रहेगा। ओके। देन नेक्स्ट, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या है? इट इज़ मेनली यूज टू रेफर अ फिजिकल डिजीज दैट इज थॉट टू बी कॉज्ड और मेड वर्स बाय मेंटल फैक्टर। तो साइकोसोमैटिक डिजीज़ क्या है? इट इज़ मेनली यूज टू रेफर अ फिजिकल डिजीज़। ये ज़्यादातर किस में रेफर होता है? फिजिकल डिजीज़। ओके। कोई ऐसा फिजिकल डिजीज़ है जो कि मेंटल फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है। ओके। जैसे कि हम लोग के अंदर कुछ डिजीज़ है और हम लोग वो डिज़ीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं और हम लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि ये डिज़ीज़ ठीक नहीं होने वाला है, तो हम लोग जो माइंड में सोच रहे हैं ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा हम लोग का बॉडी में। ओके। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सा डिजीज़ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंडर आता है? क्वेश्चन मे कम। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। Some physical disease for psychosomatic disorder are asthma, eczema, stomach ulcer, high BP and heart disease. Okay, asthma, eczema, stomach ulcer, high BP and heart disease. These all are the example of psychosomatic disorder. ओके, आर बिलीव टू मेक वर्स बाय मेंटल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर हम लोग का माइंड में स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगा तो ये सब डिजीज़ होने का चांसेस रहता है, जस्ट लाइक एस्थमा, एक्जिमा, स्टोमक अल्सर, हाई बीपी एंड हार्ट डिजीजेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कम एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंडर कौन कौन सा डिजीज़ आता है? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप इन माइंड। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंडर एस्थमा, एक्जिमा, स्टोमक अल्सर, हाई बीपी एंड हार्ट डिजीज़, ये इतना डिजीज़ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ओके, देन बाय टेकिंग केयर ऑफ बॉडी वी कैन इंश्योर गुड मेंटल हेल्थ। अगर हम लोग अपना बॉडी का केयर ठीक से केयर करेंगे तो हम लोग का गुड मेंटल हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स आवर बॉडी एंड मेक्स अस फ्लेक्सिबल। रेगुलर एक्सरसाइज हम लोग को नॉर्मली भी कहा जाता है ना कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा करो, तो इससे क्या होता है? हम लोग का बॉडी स्ट्रेंथन होगा, मीन्स हम लोग का बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा और हम लोग खुद फ्लेक्सिबल रहेंगे। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो एनहेंस आवर सेंस ऑफ वेलबींग बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का बॉडी के अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? एंडोर्फिन्स। ओके, एंडोर्फिन्स हम लोग का बॉडी के अंदर जो एंडोर्फिन्स है, एंडोर्फिन हार्मोन कब रिलीज़ होता है? अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो एंडोर्फिन्स हार्मोन रिलीज होगा। स्टूडेंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में कम दैट विच हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग रेगुलर एक्सरसाइज। सो रेगुलर एक्सरसाइज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंडोर्फिन्स। ओके, और या तो क्वेश्चन में कम एंडोर्फिन्स किस टाइम में रिलीज होता है? ड्यूरिंग रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, और एंडोर्फिन क्या करता है? हम लोग का मूड को लिफ्ट करता है, मीन्स हम लोग का मूड को अच्छा करता है। ओके, अ सेंस ऑफ वेलबींग टाइप फीलिंग। ओके, then next comes genetic disorder. Genetic disorder, in genetic disorder we will know chromosomal abnormality. Chromosomal abnormalities are associated with structural changes in the chromosomes.
देयर आर मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हम लोग किससे कहते हैं, जब क्रोमोसोम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है, ओके या तो ज़्यादा क्रोमोसोम से या तो कम क्रोमोसोम से। जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आता है तो उसको हम लोग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कहते हैं। ओके, नाउ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का एग्जांपल कौन कौन सा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर आता है, देखो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में कम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। It is also one of the most important point question may come, so that's why please note it down students. Down syndrome, Turner syndrome, Fragile X syndrome and Klinefelter's syndrome. So this all syndrome comes under the example of chromosomal abnormalities. Okay, again I am repeating, Down syndrome, Turner syndrome, Fragile X syndrome and Klinefelter's syndromes, ये सब एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का। ओके, देन लास्ट पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कम, वी इनहेरिट 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट। ईच पेरेंट से, एक पेरेंट से मीन्स फादर और मदर, ईच पेरेंट से हम लोग 23 क्रोमोसोम्स इनहेरिट होता है। ओके, सो वी इनहेरिट 23 chromosomes from each parent. Please remember, please note it down student, it is one of the most important point. Okay, so कौन कितना क्रोमोसोम्स हम लोग इनहेरिट करते हैं ईच पेरेंट से, 23 क्रोमोसोम्स। ओके, देन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस हम लोग किसे कहते हैं, समटाइम्स 2 ओवा आर रिलीज्ड बाय द ओवरी। कभी कभी क्या होता है 2 ओवा रिलीज होता है ओवरी से, नॉर्मली 1 ओवा रिलीज होता है बट कभी कभी 2 ओवा रिलीज होता है ओवरी से। ओके, इफ़ बोथ आर फर्टिलाइज्ड मीन्स 2 ओवा ही रिलीज होता है बट कभी कभी 1 फर्टिलाइज्ड होता है और एक फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, बट कभी कभी क्या होता है दोनों ही फर्टिलाइज्ड हो जाता है बाय 2 स्पर्म्स। ओके, अगर 2 ओवा रिलीज हुआ ओवरी से और दोनों का दोनों ओवा ही फर्टिलाइज्ड हो गया एक साथ 2 स्पर्म्स से, तो इससे क्या होगा 2 ओवा, और अगर 2 ओवा एंड 2 स्पर्म्स अगर फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो इससे क्या होगा 2 इंडिविजुअल्स एमर्ज, मीन्स 2 इंडिविजुअल का ग्रो होगा एंड ग्रो एज अ ट्विंस। तो ट्विंस बेबी कैसे होता है, अब तक आप लोग देखे होंगे ट्विंस बेबी, किसी किसी का ट्विंस बेबी होता है इन वेरी रेयर केस। ओके, पर वो ट्विन बेबी कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 ओवा रिलीज्ड बाय द ओवरी, दोनों का दोनों ओवा रिलीज होता है ओवरी से और वही दोनों ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं एक साथ 2 स्पर्म्स से। तो 2 स्पर्म्स से अगर 2 ओवा एक साथ अगर फर्टिलाइज्ड हो जा रहा है तो उससे क्या होगा, ओबियसली 2 इंडिविजुअल बनेगा। 2 इंडिविजुअल बनेगा तो क्या होगा, देन दे ग्रो एज ट्विंस, फिर वो बड़ा होगा ट्विंस के हिसाब से। दे आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में हम लोग कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। ओके, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। जो दोनों जो ट्विंस हैं वो पूरा सिमिलर, एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, बिकॉज दे कैरी 2 डिफरेंट हेरिडेटरी यूनिट। क्यों सिमिलर नहीं रहते, क्योंकि वो जो ट्विंस हैं दोनों का दोनों डिफरेंट हेरिडेटरी यूनिट्स कैरी कर रहे हैं। तो अगर डिफरेंट जीन है दोनों में, ओबियसली वो लोग दोनों सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट ही रहेंगे। दे मे बी ऑफ सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स, सेम सेक्स के हो सकते हैं और या तो डिफरेंट सेक्स भी हो सकते हैं। कभी कभी 2 गर्ल या 2 बॉय हो सकता है या 1 बॉय 1 गर्ल भी हो सकता है, बट सेक्सेस डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है, बट दे आर नॉट हेरिडेटरी सिमिलर। ओके, जेनेटिकली दे आर नॉट सिमिलर। जो ट्विंस होते हैं लोग जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ क्लियर योर डाउट। दिस हेयर लास्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो दोनों सिमिलर नहीं रहते हैं। क्यों सिमिलर नहीं रहते हैं, बिकॉज दोनों डिफरेंट हेरिडेटरी यूनिट्स कैरी कर रहे हैं। ओके, दे मे बी ऑफ सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स, वो लोग सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेक्सेस मायने नहीं रख रहा है, बट यहाँ पे मायने रख रहा है कि दोनों जो फ्रैटर्नल ट्विंस जो है वो दोनों सिमिलर कभी नहीं होते हैं।
Okay. Okay, so this all much till now. Thank you. Stay tuned for part 2. Till then, please like and subscribe my channel. If you didn't subscribe my channel till now, then please subscribe my channel. Thank you. And if you have any doubt, then please clear your doubt in my comment section.